हेलो एवरीवन, आज जीएस के क्लास में हम लोग 1781 का संशोधन अधिनियम जो लागू किया गया था, जिसे हम बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कहा जाता है ना। तो इस नियम को या इस अधिनियम को इसलिए लाया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां रह गई थी उसी को दूर करने के लिए 1781 में संशोधन किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बंदोबस्त कानून कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो परीक्षाओं में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि बंदोबस्ती कानून कब लागू किया गया है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1781 का संशोधन अधिनियम कहा जाए, अमेंडिंग एक्ट, या फिर बंदोबस्त कानून कहा जाए, दोनों एक ही है। और इसे 1781 में लाया गया था। और किस लिए लाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के जो कमियां रह गई थी उसी को दूर करने के लिए इस संशोधन को लाया गया था। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यह संशोधन अधिनियम क्यों लाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें डिस्कशन करते हैं हम लोग इसकी विशेषताओं का। जो यह संशोधन लाया गया तो उसमें क्या क्या नियम लाए गए। तो इसमें सबसे पहला जो नियम लाया गया जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसमें यह है कि गवर्नर जनरल या गवर्नर जो काउंसिल के थे उसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी गवर्नर जनरल है और किसी भी तरह का नियम लाता है या किसी भी तरह का काम करता है तो उसे न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में हम लोग उसे ये नहीं कर सकते हैं, है ना, उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे रोक सकते हैं, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट उसके नियमों पर हस्तक्षेप करेगा। और इसमें यह भी बात रखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कार्यरत सेवक हैं या अधिकारी हैं उनके कार्यों को भी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह का रोक टोक नहीं होगा। इसे भी क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहला कानून लाया गया जिसमें क्या होता था कि अगर गवर्नर जनरल है अपने सुविधा के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के भलाई के लिए कोई भी नियम लाता था तो लोग क्या करते थे, सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर देते थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया गया बंदोबस्ती कानून के दौरान कि यहाँ पर जनरल गवर्नर या उसके काउंसिल के द्वारा कोई भी कदम उठाया जाता था या कंपनी में कोई भी सेवक है जो काम करता था, उन सभी के कार्यवाहियों को सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया गया। तो उन्हें बहुत सारा छूट मिल गया, वे अपने इच्छा अनुसार कोई भी कदम उठा सकते थे। अगला जो पॉइंट है इस कानून का, तो इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि राजस्व संबंधी मामलों या राजस्व वसूली के मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी अधिकार नहीं रहा। यहाँ पर भी क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पर राजस्व का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, राजस्व संबंधी मामले तथा उसके वसूली से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, कोई भी मसला होगा तो वह सर्वोच्च न्यायालय के पास हम लोग नहीं जा सकते थे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो इनकम टैक्स वैसे क्षेत्र जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आते थे या वैसा कोई भी दीवानी क्षेत्र जो क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई भी दीवान को या किसी भी राजा को दे रखा था तो राजा से क्या किया जाता था, सालाना या छमाही तौर पर उससे टैक्स लिया जाता था। ठीक है। राजा भी क्या करता था, कुछ पैसे देता था।
कि इस क्षेत्र को मेरे हवाले छोड़ दीजिए। वहाँ पर उसका राज चलता था। जहाँ पर राजा वगैरह नहीं था तो वहाँ पर क्या करता था, डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी अपना गवर्नर को सेट करता था, और गवर्नर क्या करता था, वहाँ पर इनकम टैक्स लेता था, टैक्स वसूल करता था, और वहाँ से वह क्या करता था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को वह कर जमा करता था। तो राजस्व से संबंधी मतलब टैक्स से संबंधी कोई भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसमें दूसरा कानून यह बनाया गया। अगला कानून की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या किया गया कि कलकत्ता के निवासियों के लिए यहाँ पर क्या किया गया, उसको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कलकत्ता क्षेत्र में जो भी अगर वाद विवाद होता था उसे क्या किया जाता था, सुप्रीम कोर्ट में उसकी शिकायत की जा सकती थी। इसमें यह प्रावधान किया गया था, और इसमें यह भी व्यवस्था की गई थी कि हिंदुओं के लिए एक निजी कानून बनाया गया था, जिसके हिसाब से ही हिंदुओं को इंसाफ दिया जाता था या उसके मामलों का निपटारा किया जाता था। उसी तरह से मुसलमानों के लिए भी उसके निजी कानून बने हुए थे, और मुसलमानों के वाद विवाद को उसी के हिसाब से उन्हीं के कानून के द्वारा ही निपटारा किया जाता था, है ना। यहाँ पर सभी के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए कॉमन रूल्स नहीं थे। उनके लिए क्या किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय में अलग अलग तरह के कानून बनाए गए थे। हिंदुओं के लिए हिंदू के निजी कानून के हिसाब से, और मुसलमानों को भी मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से ही वहाँ पर वाद विवाद का फैसला किया जाता था। अब बढ़ते हम लोग अगले पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रांतीय न्यायालयों के अपील को गवर्नर जनरल के काउंसिल में ही दायर करना था, ना कि उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील मतलब कि जो निजी क्षेत्र हैं, या बोल सकते हैं क्या लोकल, ठीक है, लोकल एरिया का जो भी डिस्प्यूट होगा, जो भी वाद विवाद होगा, उसके लिए डायरेक्ट हमें सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं था। अभी भी क्या होता है, जैसे कि अगर कोई ज़िला है या कोई क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर किसी भी तरह का वाद विवाद होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं हम लोग, पहले कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट जाते हैं, और अगर हाई कोर्ट पर बात ना बना और या उससे हाई कोर्ट से कुछ बड़ा ये कानून है तो वहाँ पर हम लोग क्या जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या किया गया था कि प्रांतीय न्यायालयों के जो अपील होते थे वो कहाँ जाना था, गवर्नर जनरल के काउंसिल में जाना था। ठीक है, वहीं पर दायर होना था और वहीं पर उसका फैसला होना था। छोटे मोटे मामलों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में जाने का ज़रूरत नहीं था। ठीक है, और अब बढ़ते हैं इस एक्ट का या इस अधिनियम के आखिरी कानून पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अधिकार दे दिया किसे, गवर्नर जनरल या इनके काउंसिलों को, कि प्रांतीय न्यायालय के या प्रांतीय क्षेत्रों के जो भी नियम कानून बनाने हैं तो वो खुद से ही बना सकते थे। उसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की मर्जी लेने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आखिरी बिंदु में क्या कहा गया कि इस कानून में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। मतलब उसे एक राइट दे दिया गया जिसके दौरान क्या कर सकता था कि जनरल गवर्नर काउंसिल या उसके प्रांतों के लिए खुद से नियम बना सकते थे। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई थी बंदोबस्ती कानून का, या कह सकते हैं क्या 1781 के संशोधन अधिनियम का। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ।